बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज बुध 23 अक्टूबर है। अमान अदल में हलचल है। इस वक्त चर्चा है 3 बंद कमरा मुलाकातों का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियां बता रही हैं कि बंद कमरा मुलाकातों में राजो न्याज हो गए हैं। एग्जैक्टली क्या मामलात हुए हैं, क्या चीज़ें बाहर आई हैं, उस हवाले से साकिब बशीर से बात करेंगे। तकरीबन ये मामला अब तय हो गया है कि जस्टिस याह्या आफरीदी, जो एक बात चल रही थी कि शायद वो मुमकिना तौर पर इनकार कर सकते हैं चीफ जस्टिस बनने से, लगता ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उनकी नामजदगी के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। नाम ड्यू प्रोसेस से नए कानून, नए आइन के तहत जो है वो भिजवाया गया। ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 ऐसे जजेस हैं, सिटिंग जजेस, जो कि जस्टिस याह्या आफरीदी से सीनियर हैं। सीनियरिटी के एतबार से इस वक्त याह्या आफरीदी चौथे नंबर पे हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसके बाद सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याह्या आफरीदी का नंबर आता है। लेकिन वो नंबर उठकर अब टॉप नंबर बन गया है या टॉप नेम बन गया है पाकिस्तान के निज़ाम अदल का। जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें की हैं, उस पर हलचल मची हुई है कि मुलाकातों में हुआ क्या है। साकिब बशीर साहब, क्या मामला चल रहे हैं? कल रात से मतलब ये एक था, कन्फ्यूजन थी कि जस्टिस याह्या आफरीदी कहीं घर ही ना, मतलब वो इनकार ना कर दें, रिफ्यूज़ ना कर दें, रिक्यूज़ ना कर लें कि मैं जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, फिल वक्त चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा और बतौर जज जो है वो काम जारी रखूंगा। तो फिर ये खबरें थी कि ऑप्शन था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को कंसिडर किया जाना है। लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी आज जब सुबह हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस याह्या आफरीदी अपने बेंच में बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने बेंच चलाया, केसेस सुने, उसके बाद उन पे ऑर्डर्स किए रूटीन के। और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बेंच में भी, जस्टिस आयशा उनके साथ थी, उन्होंने भी केसेस सुन रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी केसेस सुन रहे थे। मतलब एक रूटीन नज़र आई, बज़ाहिर रूटीन नज़र आई। लेकिन वो सवाल जो आपने शुरू में बताया वो बाकी कि जस्टिस याह्या आफरीदी क्या करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि कहीं वो जस्टिस याह्या आफरीदी रिक्यूज़ ना कर दें या जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर रिजाइन ना कर दें कि हमें जो है वो सुपरसीड कर। बॉडी लैंग्वेज पहले मुझे बताएं कि जस्टिस याह्या आफरीदी, वो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम रखती हूँ गिन गिन कर कमर बल खा ही जाती है। तो वो जो आपका गेट होता है, यानी कि आपकी चाल ढाल होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें या उनके कंडक्ट में जो वो केस सुन रहे थे, वो चीफ जस्टिस वाली फीलिंग आ रही थी या नहीं आ रही थी? फीलिंग तो वो जो उनके कंडक्ट करने में कोर्ट, वो तो जस्टिस याह्या आफरीदी ऐसे जज हैं जिनको आप कोर्ट कंडक्ट करते हुए ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये क्या करने जा रहे हैं, कि क्या सोच रहे हैं या इसको कहते हैं पोकर फेस। यानी कि जिसका चेहरा देख के, तासुरात देख के आप जज नहीं कर सकते कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये थॉट प्रोसेस। याह्या आफरीदी का असल में ना एक स्माइलिंग फेस है कि आप वो पता चलेगा कि मतलब हर टाइम ना एक स्माइल आ रही होती है उसके चेहरे पे। काजी फाइज साहब तो गुस्से से लाल पीले हो जाते थे। काजी फाइज पहलू बदलते हुए नजर आते थे, पहलू बदलते नजर आते थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, इनकी बॉडी लैंग्वेज में ये जो केसेस सुन रहे थे उसमें ऐसा कुछ था? अच्छा, वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से और जस्टिस आयशा के हवाले से कुछ साफ़ियों की ये राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि वो भी नॉर्मल थे, जिस तरह रूटीन में केसेस चलाते हैं। कुछ साफ़ियों की राय थी कि थोड़े से वो डाउन लग रहे थे, लेकिन मेरी राय में वो नॉर्मल थे। जस्टिस मुनीब भी नॉर्मल थे। जस्टिस अतर और जस्टिस मुनीब, उनके पास केस आया, बल्कि इन दोनों बेंचेस में केसेस आए आइनी नोयत के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो उन्होंने कहा कि वो बेंचेस बनेंगे तो वो सुनेंगे, तो इसको अर्जन कर देते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे भी हुए कि वो जो अर्जन हो गए इन दोनों बेंचेस में, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो है उन दोनों के बेंचेस से। तो तीनों का अलग अलग जो है वो उनके रिज़ाइन के हवाले से भी खबरें थी कि कहीं रिज़ाइन ना कर जाए। अच्छा, जस्टिस जो याह्या आफरीदी हैं वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, ये चीज़ें तकरीबन तय हो गई हैं अब। मतलब जस्टिस याह्या आफरीदी ने इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग के आने वाला चीफ जस्टिस जब उसको नामजद कर दिया जाता है तो नामजद होने के बाद बतौर चीफ जस्टिस वो अपनी चीज़ें देख सकता है। तो इसी तरह हमें को खबरें मिली हैं कि वो इंटरनली उन्होंने चीज़ें देखना भी शुरू कर दी हैं, इसलिए उनका आना तो अब
कंफर्म हो अब इस चुका। दौरान काजी फाइज ईसा जो कि चैम्बर वर्क पर जा चुके हैं और उनके हवाले से जाहिर है कि अब क्या, यानी कि वटा फॉल कि मैं देख रहा था वो काजी अनवर साहब और दीगर लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो ये कह रहे थे कि हम काला कोट पहन कर नहीं जाएंगे इनके फेयरवेल में, जो इनके रेफरेंस में हम ऐसे नहीं जाएंगे, ये जो सारी बातें चल रही हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो उनसे 3 सीनियर जजेस हैं उनके साथ सुना है कि रब्ता किया, उनसे जाकर उनके चैम्बर्स में मुलाकात की। अपकमिंग चीफ जस्टिस ने उस मुलाकात की क्या कहानी अब तक सामने आई है? अच्छा, उससे मैं जाने से पहले जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनका आपको पता है कल उन्होंने एक ऐसा नोट लिखा जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह डायरेक्ट हिट हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जो एक पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के साथ ही उनको एक जो है वो मवाद दिया गया है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह उसका जो है वो ये फलां फैसलों में ये था, तो वो उन्होंने एक नोट दिया था। वो तो बात चले वहां तक खत्म हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह कंसिडर नहीं हुए। लेकिन आज एक और नोट आया है, एक और जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजहर हसन रिजवी, उनकी जानिब से, और वो उन्होंने काउंटर किया गया है, उन्होंने काउंटर किया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि आपने अपने साथी जज से अगर इख्तलाफ भी करना है तो उसका एक तरीका कार है, तहजीब के दायरे में रहकर आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगले को मतलब एक तज़हीक अमेज तरीके से उसको टारगेट करना शुरू कर दें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, अपने आप को बड़ा। काजी फाइजी साहब को भी तो बड़े तज़हीक अमेज तरीके से टारगेट किया गया, तो वो उन्होंने चले अपना गुस्सा निकाल लिया। अब वो गुस्सा जो मर्जी कर लें, वो जो हो चुका है उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। यानी जिस हालात की मद्दो जजर से गुजर कर आपने जिस बुलंदी पर जाना था, वहां से आप बुलंदी पर जाते 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 कहाँ पहुंच गए, ये फिर हम बात जो है वो 26 तारीख के लिए उठा रखते हैं। 25 को करेंगे, जब जा रहे होंगे तो लोगों को पता होगा कौन जा रहा है। फेयरवेल हम फेयरवेल बाकी लोग अरेंज कर रहे हैं, हम एक ऑनलाइन फेयरवेल अरेंज करेंगे। तो 3 मुलाकातों की आपने बात की। जैसे याहिया अफरीदी जो है वो उनके हवाले से ये बताया गया कि आज जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनसे उनकी मुलाकात हुई चैम्बर में और मुबारकबाद का हुआ सिलसिला, तो उन्होंने मुबारकबाद कबूल की। तो ये एक बड़ी खबर थी कि मुबारकबाद जब कबूल कर ली तो इसका मतलब है कि वो ओहदे पे रह रहे हैं। फिर जब कोर्ट ख़त्म हुई तो फिर वो चीफ जस्टिस से मिले और उसके बाद ये भी खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा की बड़ी मेहनत है जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने में। बिल्कुल, जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने में और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने में ये बड़ी मेहनत है उनकी, बिल्कुल। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनकी मुलाकात हुई, वही जो रूटीन की एक मतलब मुलाकात होती है कि उनकी नामजदगी हुई है, मुबारकबाद हुई और सारा। और उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनके पास गए जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके पास गए। उनसे भी जो डेफिनेटली एक कैरियर होता है किसी जज का, जस्टिस मंसूर अली शाह का अपना एक कैरियर था, वो टॉप सीनियर प्यूनी जज थे, पिछले 1.5 साल से उनके जेहन में था कि उन्होंने चीफ जस्टिस, अभी भी सीनियर प्यूनी जज हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर भी एक जज के अंदर होता है ना कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है। 1.5 साल से वो सीनियर प्यूनी थे कि नेक्स्ट मैंने आना है 3 साल के लिए, तो मैं फिर ये टारगेट, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो एक बड़ा विजनरी जज है कि वो एक जुडिशरी के अंदर बड़ा रिफॉर्म्स के हवाले से उनका बड़ा एक विजन है, तो वो उन्होंने टारगेट सेट किए होते हैं। तो उनके लिए फिर जाना जस्टिस याहिया अफरीदी का एक बड़ा अच्छा पन है और बड़ा अच्छा फैसला है कि उनके पास वो गए हैं कि रात को ये मामला हुआ, तो उसके बाद उनसे मिले हैं, उनसे सलाम दुआ हुई और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनसे भी जो है वो जाके मिले हैं और उनसे भी जो है वो बात यकीनी तौर पर, अब उसको क्या तसल्ली हम के नहीं कह सकते, लेकिन उनसे बातचीत हुई। तो जो खबरें आ रही हैं कि वो रिज़ाइन वाले मामलात कि उनको कहा गया जी रिज़ाइन कर दें या ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस जो या नामजद जो चीफ जस्टिस है वो अपने किसी जज को ये नहीं कह सकता आप रिज़ाइन कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जहाँ पे आइन पर अपना ओथ लिया हुआ है वहीं दूसरे साथ वाले जज ने भी लिया हुआ है और जुडिशियल साइड पे इक्वली उनका नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा छोटा। चीफ जस्टिस ने बेंच में बैठकर फैसला दिया तो उसके 2 वोट काउंट होंगे,
और वो बाकी के बिल्कुल जूनियर जज का एक वोट काउंट होगा जी, या ऐसा बिल्कुल सबसे नहीं, जूनियर का आधा ऐसा काउंट बिल्कुल होगा, नहीं। सारे इक्वल्स के तौर पर बैठते हैं। लेकिन अब सवाल जाहिर है कि ये इसको हम तफसील से तो बाद में एड्रेस करेंगे, लेकिन जरा मुझे क्विकली ये बताएं कि जस्टिस, मैं इसको क्योंकि पार्टली डिस्कस कर चुका हूं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था वो तो अभी इंटैक्ट है, वो मौजूद है। जो सीनियर प्यूने जज हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो जब तक ये ऑर्डिनेंस वाला मामला तय नहीं हो जाता फुल कोर्ट में या फुल कोर्ट मीटिंग में ये मामला तय नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो उस कमेटी में नहीं बैठेंगे जिसने जजेस जिसने बेंच फॉर्मेशन करनी है, जिसने केसेस लगाने हैं, जिसने रोस्टर बनाना है। तो अब ये जो मामला है कि काजी फाइजी सा जा रहे हैं, हु अपेरेंटली वाज द ट्रबल मेकर इन इट, उनके जाने के बाद क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी में बैठकर जस्टिस याह्या आफरीदी के साथ आज की 2 मुलाकातों के बाद बेंच फॉर्मेशन और ये सब कुछ 26 के बाद करते हुए नजर आएंगे, या वो इंसिस्ट करेंगे कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर ये मामला तय किया जाए? पहला बड़ा चैलेंज जैसे याह्या अफरीदी के लिए यही है कि वो करेंगे क्या, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 माह से या 1 माह से वन मैन शो चल रहा है। फुल कोर्ट की जो खतूत लिखे गए थे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के, उन पर फुल कोर्ट नहीं बनी। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी जो है वो तब्दीली आएगी, क्योंकि आइनी बेंचेस जो है वो जुडिशल कमीशन ने बनाने हैं। फिर आइनी बेंचेस में जो सीनियर होंगे टॉप 3 वो अलग से अपने जो है वो रूल्स बनाएंगे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की साइड पे चीफ जस्टिस होगा उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेकर चलना है या उसने किस तरह रेगुलेट करना है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जो फुल कोर्ट की आपने बात की, पहला बड़ा चैलेंज उनके सामने यही होगा कि क्या वो फुल कोर्ट बुलाते हैं या फुल कोर्ट नहीं बुलाते, क्योंकि आईनी तरमीम भी चैलेंज होनी है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जो उनको शुरू में ही फेस करने पड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन यानी इसका मतलब ये हम समझेंगे अभी जो जिस प्रोसेस से गुजरना है, आईनी तरमीम हो गई, बहुत सारे मामला सेटल होने हैं। यानी आप जब किसी बड़ी शाहराह पर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक बोर्ड सामने आता है कि दूसरा रास्ता इख्तियार करें, तामीराती काम जारी है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इन बेंचेस के फॉर्मेशन का, इन मामलात के तय होने का, कि लामहला तहरीक इंसाफ के जो मुद्दा है 8 फरवरी है, ये 12 जुलाई की इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो 9 मई के हवाले से वो जुडिशल कमीशन कहते हैं, दीगर मामलात हैं, इसके लिए अब इसका मतलब ये है कि एक बोर्ड लगा दिया जाएगा कि वर्क अंडर प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन, तामीराती काम जारी है, इंतजार करें। और 2, 3, 4 महीने के लिए ये मामला फिर डाउन द लाइन चला गया, या रेगुलर बेंचेस तो नहीं, वो ऑलरेडी नहीं सुन रहे। नहीं, 2-4 महीने तो नहीं, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में 25 अक्टूबर के बाद इस वाले रूल्स बना लेंगे। रूल्स भी बन सकते हैं, जुडिशल कमीशन की तश्कील भी हो सकती है, फिर आईनी बेंचेस भी बन सकते हैं। और जो प्योरली जो आपका क्वेश्चन था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके हवाले से जैसे याह्या अफरीदी ने देखना है कि वो उस मामले को फुल कोर्ट में लेकर जाते हैं, क्योंकि आईनी बेंचेस के अलावा जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस ने सुनने हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनको रूल्स या कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा। खास तौर पर जो आपने बताया कि जब तक के आईनी बेंचेस नहीं बनते तो फिर एक बहरानी कैफियत होगी हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि जिसमें केसेस नहीं सुने जाएंगे। हर दूसरे केस में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है जिसमें उसकी तशरीह की जरूरत होती है, तो वो सारे मामला जो है वो पेंडिंग सिंध से लेकर सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, सब हाई कोर्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहरानी कैफियत हो सकती है मुमकिन तौर पर। सही, देखते हैं ये दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि जहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट्स सी हाउ द कैट जंप्स। हम भी यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे कि ये बिल्ली कैसे छलांग लगाती है, हाउ द कैट जंप्स। साकिब बशीर और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।